उसका कॉस्टिंग आ रहा है सपोज मान के चलते 120 रुपए, 80 रुपए उसके पास अभी भी प्रॉफिटेबल, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ये चीज भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, कैश फ्लो कैसे देखना है, कैश फ्लो कैसे देखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव में रहा तो कंपनी कैश जनरेट कर रहा है, कंपनी कैश जनरेट कर रहा है मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे है। अगर नेगेटिव रहा तो कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, या तो उन्होंने लोन लिया है या फिर रिसेंटली कुछ हुआ है। अब बस आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना है, सिर्फ एक साल कैश जनरेट किया नहीं होगा। जैसे जेके टायर 1 2 3 हर एक ईयर, मतलब इट इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी। ओके, तो ये पॉजिटिव में रहेगा तो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज्यादा है, नेगेटिव में रहेगा तो कम है। ओके, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पॉजिटिव रहना मतलब क्या है, कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नया परचेज नहीं कर रहा है, कंपनी ग्रो करने का प्लान नहीं कर रहा है। ये चीज नेगेटिव होना अच्छा है, क्योंकि कंपनी ग्रो करने का प्लान करेगा, मतलब नया फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, नया मशीन खरीद लिया, पुराना मशीन बेच दिया, नया जगह खरीद लिया प्लांट बढ़ाने के लिए, तो ये नेगेटिव में जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, और एक लास्ट है फिनांसिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, जैसे कोई डिविडेंड पेमेंट कर लिया, कोई कंपनी का मान के चलते कोई लोन क्लियर कर दिया, तो ये फिनांसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये भी नेगेटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव कम रहता है, पॉजिटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी अभी भी कंजूसी कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर यहां पे देखेंगे तो जैसे डिविडेंड्स पेड, अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे कर दिया है, बोरोइंग्स को पेमेंट कर दिया है कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर हम देखेंगे, फिक्स एसेट खरीद रहा है तो कंपनी ग्रो करने के बारे में ही सोच रहा है, कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम देखेंगे तो रिसीवेबल 547 है और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है, तो काइंड ऑफ ऑल इंडिकेशंस आर शोइंग अस कि काइंड ऑफ जेके टायर जो है वो बहुत अच्छा खासा जगह पे है। शेयर होल्डिंग आप बाकी आपके हिसाब से जो आप पुराने टाइम पे करते थे वो आप कर सकते हो बिल्कुल। अब इसके साथ साथ आपको बस एक डिमांड एरिया देखना है, तो डिमांड एरिया कौन सा देखेंगे हम, डिमांड एरिया देखना है तो डिमांड एरिया हम कौन सा देखेंगे, ये एरिया के आसपास जेके टायर इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ये एरिया के आसपास जेके टायर इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब हम वॉल्यूम को भी देख चुके हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो चुका है, वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो चुका है। तो ये एरिया, ये प्राइस पे, ये प्राइस मतलब 393 प्राइस, उसके बाद 380 प्राइस, उसके साथ साथ ये एरिया पे ऑलरेडी वॉल्यूम एक बार आया था, काइंड ऑफ हम मान के चलेंगे 18 दिसंबर 2023 में कितने का प्राइस पे 355, यहां से तो स्विंग भी एक्टिवेट हुआ था, स्विंग आईसीबी, तो ये एरिया से हम एक बार प्राइस को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रीनिंग करेंगे, इस तरह से हम स्क्रीनिंग करके क्या करेंगे, इस तरह से हम स्क्रीनिंग करके अंडर वैल्यूएशन को निकालेंगे। अब मान के चलते कि आपको प्रोमोटर होल्डिंग नहीं चाहिए तो आप हटा देंगे, इसको हटा के ये जो क्वेरी रन करेंगे, अब आपके पास ये एंड को हटाना है क्योंकि और कुछ नहीं है। अब जो ये क्वेरी आप रन करेंगे बहुत स्टॉक्स आ जाएगा जहां पे आप जाके टेक्निमेंटल एनालिसिस को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये दो हो गया, ये दो हमने समझ लिया कि पीईजी रेशियो क्या है और पीएस रेशियो क्या है। अब बुक वैल्यू एंड पेयर कंपैरिजन, ये क्या है, ये कॉमन सेंस होगा, ये कॉमन सेंस होगा। अगर हमें जेके टायर पे इन्वेस्ट करना है तो हम उनका थोड़ा कॉम्पिटिटर्स को देख लेंगे, अपोलो को देखेंगे, बालकृष्ण को देखेंगे, एमआरएफ को देखेंगे कि कंपनी लीडर्स कैसा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि जेके भी प्रॉफिटेबल है, बालकृष्ण भी प्रॉफिटेबिलिटी में है, एमआरएफ भी प्रॉफिटेबिलिटी में है, अपोलो में है, तो मतलब क्या है, इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, ओके नाउ आई कैन गो फॉर जेके। लेकिन अगर जेके अच्छा है, ये तीनों नेगेटिव में है, तो जेके भी घुसने का चांसेस हाई है, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री जायंट अच्छा नहीं करेगा तो इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है। सपोज आपको 50% मतलब तीनों में से दो प्रॉफिटेबल है, एक लॉस मेकिंग मतलब उतना खास नहीं किया है, फिर भी ठीक है, तो ये एक छोटा ग्लिम्स हुआ। दूसरे साथ साथ उसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में कि इन दोनों का फिक्स एसेट्स परचेज कैसा हो रहा है, क्या ये दो लोग भी एग्रेसिवली जा रहे हैं, अगर नहीं जेके जा रहा है तो यहां पे आप थोड़ा सा जेके का आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि क्या वो सोच रहे नहीं सोच रहे। इसलिए मैंने बोला ना कि फिनांस जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो सिखाया जा नहीं सकता, वाई, क्योंकि वो आप कितना दूर जा पाओगे वो आप पे होगा। ठीक है, अगर आप जेके टायर्स के सीईओ के साथ बैठ के बात करेंगे तो वो भी एक काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस है, लेकिन क्या उसका पावर आपके पास है। तो दिस इज वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज अ ह्यूज पूल, जहां पे गहराई हमें पता नहीं कि कहां तक जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पीयर कंपैरिजन, पीजी हो गया, पीएस हो गया। अब ये बुक वैल्यू क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इसके लिए स्क्रीनर नहीं चाहिए, इसको बस क्या बताता है, कंपनी का एसेट और लायबिलिटी क्या है। बुक वैल्यू अगर कंपनी का जो
जो प्राइस होता है, मान के चलते देखिए ये वन का मेट्रिक पे नहीं आता है, मतलब कंपनी का जो सीएमपी होता है, करंट मार्केट प्राइस होता है, बुक वैल्यू अगर उससे नीचे होता है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज है वो थोड़ा ज्यादा है, एसेट कम है। लेकिन अल्टीमेटली हर एक कंपनी के पास ही लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बहुत कम कंपनी लोन पे चलती, मतलब ऐसा नहीं होता लोन नहीं लेता, सब कंपनीज लोन लेते हैं। लेकिन हमें देखना है कि बुक वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू के साथ जो प्राइस का जो गैप है वो कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, बुक वैल्यू के साथ प्राइस का गैप वो कितना ज्यादा है। नॉर्मली बुक वैल्यू वन या वन के नीचे होगा वो तो अलग बात है, बट बुक वैल्यू के साथ प्राइस का गैप कितना ज्यादा होगा। जैसे अगर बुक वैल्यू, सपोज हम इसी को देख लेते, जस्ट अ मिनट, हम इसी को देख लेते कि कहाँ पे थे हम। सपोज सपोज हम यहाँ पे एक कंपनी को उठा लेते हैं, जैसे कि सपोज एक अच्छा वाला जो हम सबको पता है। ठीक है, जो हम सबको पता है, सेकंड पेज में जाएंगे, HPCL, थोड़ा नीचे जाएंगे, चलो C8 को हम देख लेते हैं, हम सबको पता है। अब इसका बुक वैल्यू क्या चल रहा है, 1038। अच्छा, C8 कितने में चल रहा है, 2748। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 2 के ऊपर। तो इसीलिए बुक वैल्यू को अगर मैं आपको रियल लाइफ हैक बताऊंगा, तो बुक वैल्यू अगर 2.5 के ऊपर रहता है तो काइंड ऑफ आपको रिस्क आ सकता है। क्यों, क्योंकि कंपनी कल को अगर इंसॉल्वेंट हो गया, कल को अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी फाइल कर लिया, तो सबसे पहले क्लियर आउट किनका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर आएगा डिबेंचर होल्डर्स, फिर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो काइंड ऑफ जो, माफ कीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स, तो हम मिडिल में आ जाएंगे। तो इसीलिए बुक वैल्यू जितना डिफरेंस कम रखेगा सीएमपी से, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे बुक वैल्यू चल रहा है 1038, मतलब क्या है, बुक वैल्यू 1038 मतलब जो अभी अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो फकीर हो जाता है, फिर भी वो 1038 रुपए लोगों को पेमेंट कर पाएगा, इतना उनके पास एसेट है, मतलब लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा है। और यही चीज हम अगर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक चीज, एक मिनट, अभी यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइबिलिटी ज्यादा है बिकॉज करंट प्राइस ज्यादा है। अगर हम नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये देखिए टोटल लाइबिलिटी, देखिए बैलेंस शीट में तो दोनों सेम ही आएगा, लाइबिलिटी 10798, टोटल एसेट 10798, लेकिन जो ये बोरोइंग्स है, दिस इज कॉल्ड प्योर लाइबिलिटी, ये कितना चल रहा है, 2084 के आसपास बोरोइंग्स चल रहा है। लेकिन वेर एज जो रिजर्व्स है वो 4160 है, वही 2 का डिफरेंस पे आ रहा है। मतलब अभी भी कंपनी के पास 1000 रुपए देने का क्षमता है, अच्छा है, ऐसा नहीं है नहीं दे पाएगा, लेकिन करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है। तो ये बुक वैल्यू को अगर हम एक बार थोड़ा सा मिला लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप वर्स्ट केस, ये मैंने क्या बताया ना, वर्स्ट केस सिनेरियो की, कल को अगर आपको लगे कि कंपनी खत्म हो जाएगा, फिर भी आप 1000 रुपए आप लेके जा पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनिंग करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे आप बुक वैल्यू लगाओगे, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू आप लगा सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू को आप आराम से लगा सकते हो। और प्राइस टू बुक वैल्यू को आप क्या करोगे, हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू को आप ग्रेटर देन 1 रखोगे और रन दिस क्वेरी करोगे, तो जितने भी कंपनीज आएगा इनका प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान के चलते वरी रिन्यूएबल्स, इसका बुक वैल्यू कितना चल रहा है,
जैसे बुक वैल्यू अगर हमें अगर निकालना होगा तो हम बुक वैल्यू एक बार देख लेंगे। जैसे अभी अगर हमको बुक वैल्यू निकालना होगा तो हम बुक वैल्यू देखेंगे, ठीक है, हम बुक वैल्यू एक बार देख लेंगे बुक वैल्यू, या फिर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं, मतलब कौन सा कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है। तो हम क्या देखेंगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे, बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू, अरे एक सेकेंड, हम इसको क्या करेंगे, अंडर रख देंगे, अंडर एक करेंगे। मतलब क्या है, जिस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा नहीं है, मतलब बुक वैल्यू कंपनी का प्राइस से ज्यादा है, रन दिस क्वेरी करेंगे तो क्या क्या कंपनी निकल के आ जाएगा। सपोज दिस आर द कंपनीज, इसमें से हम जो कंपनी को जानेंगे, जैसे आपको जो एक बार में समझ में आएगा, बाकी तो आप सबको देख सकते हो, जैसे ओएनजीसी को हम देख सकते हैं, ठीक है, ओएनजीसी को देख सकते हैं। साथ ही साथ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉन कंपनी से, ठीक है, मतलब आपको एक बार में पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं स्पंदना स्फूर्त, तो कंपनी तो है पर आपको पता नहीं है, तो बाकी तो आप रिसर्च करोगे। वीएलएस फाइनेंस हो गया, स्टार पेपर मिल्स हमें ये पता है, अंसल हाउसिंग ठीक है, मुथूट कैप ठीक है। उसके साथ साथ अगर एक अच्छा वाला हम देखेंगे, मान के चलते हैं, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि ये स्क्रीनर पे आप ये ऐड कर सकते हो कि सेगमेंट जो होगा अंडर निफ्टी 50 होना चाहिए, मतलब निफ्टी 200 के अंदर होना चाहिए। तो निफ्टी 200 के अंदर अगर हमें देखना पड़ेगा तो हम क्या देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे यहाँ पे पहले हम एंड ऐड करेंगे, एंड और मार्केट कैप हम देखेंगे, मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो लगभग लगभग हम 5,000 करोड़ से ऊपर का रख लेंगे, ठीक है, 5,000 करोड़ से। अब इस पे क्वेरी करेंगे, अब जो कंपनीज आएगा इनमें ये थोड़ा सा हैवी वेट पे आ जाता है, ठीक है, जैसे जीएसएफसी हो गया। अब जीएसएफसी का अगर हम देखते हैं तो बुक वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 319 रुपए, लेकिन चल रहा है कितने में, 194। मतलब कंपनी डूबेगा फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी में क्या दिक्कत आ रहा है, अब जाके आप एनालिसिस करना चालू कीजिए, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर पीर कंपेरिजन कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा पीईजी रेशियो को निकालिए। पीईजी रेशियो को निकालने के लिए आप देखिए, पीईजी रेशियो अच्छा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो 4.5% के आसपास है और जो पी है वो 14 है, तो काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन पे ही दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू होने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा चीजें मिलाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा फंडामेंटल्स का चीजें। अब मैं इस पे और डीप नहीं जाऊंगा, बिकॉज नहीं तो बोलते बोलते हम थक जाएंगे, चीजें और कॉम्प्लिकेट करके फायदा है नहीं। जितना है आपके लिए मोर देन इनफ है, आप इससे मजा ले सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और मैं आपको यही बोलूंगा, पैसा कमाइए ना, इससे पैसा कमाइए, उसके बाद आगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये फंडामेंटल वाला चैप्टर। अगर अगर मुझे लगा कि थोड़ा और ऐड करना चाहिए तो मैं डीसीएफ वैल्यूएशन वगैरह वगैरह थोड़ा और ऐड कर दूंगा, बट दिस इज मोर देन इनफ, जहां पे आपको बहुत सारा चीजों के साथ आप एक साथ कंबाइन कर पाओगे। और जो लोग गीता 1.0 पे हो, आप लोगों को तो और कुछ चाहिए ही नहीं होगा, लेकिन जो लोग गीता 1.0 पे नहीं हो, अभी लेने की जरूरत नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा। आप यहाँ पे इनसे पैसा कमा लीजिए, उसके बाद उसी पैसे से एडवांस चीजें सीखिए। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, और आप लोगों का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज लेट मी नो क्या दिक्कत आ रहा है, डाउट्स पूछिए, मैं हूं हमेशा। डिस्कॉर्ड पे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, जब भी हो सके पूछे, मैं जब भी हो सके रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी डाउट होता है पूछिए, और रिव्यू जरूर डालना कि क्या इंप्रूवमेंट और लाया जा सकता है और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।